प्रदेश चुनाव आयुक्त ने सभी चुनाव अधिकारियों के लिए मीटिंग, तमाम चुनावी गतिविधियों पर नजर रखने के दिए निर्देश। इनेलो के लिए प्रचार करेगा अकाली दल, सुखबीर बादल का बयान। प्रचार को लेकर बीजेपी के आला नेताओं से हो चुकी है चर्चा। हर वर्ग को साथ जोड़ने की कवायद में जुटे सीएम हुड्डा। गुड़गांव में रेहड़ी फट्टी वालों के कार्यक्रम में कहा, हर वर्ग का किया विकास। नरवाना में सर्व जाट खाप महापंचायत ने की बैठक, सबसे ज्यादा जाट उम्मीदवारों को टिकट देने वाली पार्टी के समर्थन का ऐलान। भिवानी में मालगाड़ी के आगे कूदकर युवक युवती ने दी जान, पहली नजर में प्रेम प्रसंग का मामला। मंडी डबवाली में प्रेमी जोड़े ने खाया जहर, युवक युवती दोनों की मौत, परिजनों ने मामले पर साधी चुप्पी। बल्लभगढ़ में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बच्चे की मौत, गुस्साई भीड़ ने की आगजनी और तोड़फोड़। और सफीदों के खेड़ा खेमावती गांव में महिलाओं ने आंगनवाड़ी केंद्र को जड़ा ताला, वर्कर पर बीमा राशि हड़पने का आरोप। नमस्कार, एवं तहलका हरियाणा देख रहे हैं आप। हरियाणा विशेष के साथ हाजिर हूं मैं महेंद्र सिंह। हरियाणा विशेष में आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असर, उनकी लहर, उस पर सवार बीजेपी की बात करेंगे। सवाल यही कि क्या लोकसभा चुनाव की तरह नरेंद्र मोदी का असर हरियाणा में विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा? क्या मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी सत्ता की दहलीज तक पहुंच पाएगी? सवाल सिर्फ बीजेपी को लेकर नहीं, दूसरी पार्टियों पर भी पड़ने वाले असर पर हम चर्चा करेंगे। बीजेपी को मोदी का सहारा है तो क्या दूसरे दलों को मोदी का डर है? क्या उन्हें लगता है कि मोदी के प्रचार भर से ही उनकी सियासत में खलबली मच जाएगी, या फिर उन्हें लगता है कि मोदी का जो असर दिखना था वो लोकसभा चुनाव में दिख चुका है, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है? बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, जिनसे इन तमाम सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जी हां, चर्चा मोदी की लहर और आज की तारीख में उसके बीजेपी पर असर को लेकर करेंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर खास मेहमानों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा चुनाव में मोदी की हवा चली, लोकसभा चुनाव में मोदी का जादू चला। लोकसभा चुनाव में मोदी की लहर पर सवार होकर बीजेपी की नैया पार हो गई। बीजेपी भारी बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हो गई। लेकिन सवाल हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर है। क्या मोदी का असर अब भी बरकरार है? क्या मोदी की हवा एक बार फिर चलेगी? क्या मोदी का जादू एक बार फिर हरियाणा के वोटर्स के सिर पर चढ़कर बोलेगा? ये आम जनता के लिए भी सवाल है, ये हरियाणा की राजनीति के लिए भी सवाल है। लेकिन बीजेपी से अगर इन सवालों के जवाब पूछे जाएं तो बीजेपी का जवाब है हाँ, ऐसा होगा। बीजेपी को उम्मीद है कि एक बार फिर मोदी की हवा के सहारे वो सत्ता पर काबिज हो सकती है। शायद यह है कि बीजेपी हरियाणा में बिना कैप्टन के, यानी कि बिना मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम के चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के नेताओं का भी बड़ा मुद्दा मोदी का गुणगान ही है और मोदी सरकार के 100 दिन के कामों का बखान करना ही है। दूसरी पार्टियां भी जानती हैं कि बीजेपी के पास सबसे बड़ा सहारा मोदी के नाम का ही है। इसलिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी हर जनसभा में, अपने हर भाषण में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को निशाने पर लेते हैं। बार बार सीएम हुड्डा की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में एकदम से महंगाई बढ़ गई है। बात इनेलो की जाए तो इनेलो मुखर तौर पर मोदी की मुखालफत तो नहीं करती, लेकिन बीजेपी को निशाने पर लेने से नहीं चूकती। बात हजका की जाए तो हजका बीजेपी के बाद अब धीरे धीरे मोदी को भी निशाने पर लेने लगी है। तमाम राजनीतिक दलों पर मोदी का असर देखा जा रहा है, लेकिन जनता पर विधानसभा चुनाव में मोदी का असर देखने को मिलेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन तहलका, हरियाणा।
जी हाँ, निश्चित तौर पर बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी के सहारे भर से बीजेपी सत्ता की दहलीज तक पहुंच पाएगी। सवाल यहाँ पर सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, ये सवाल कांग्रेस के लिए भी उतना अहम है और सवाल इनेलो के लिए भी उतना अहम है और दूसरे दलों के लिए भी उतना अहम है। क्योंकि इतना तो साफ है कि नरेंद्र मोदी हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए तो जरूर आएंगे और जो नरेंद्र मोदी का असर होता है, जिसके बारे में बीजेपी बार बार जिक्र करती है, क्या वो असर वोटों के अंदर तब्दील हो पाएगा, इस बात की चिंता दूसरे दलों को भी होगी और इस बात का सहारा बीजेपी को निश्चित तौर पर होगा। सवाल आज की तारीख में यह है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का असर हुआ था, बड़ा बहुमत बीजेपी को मिला, बीजेपी सत्ता पर काबिज हो गई, क्या वही असर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। हाँ, इस दौरान की अगर बात की जाए तो बार बार सरकार की आलोचना करने में विरोधी दल पीछे नहीं रहते हैं। आलोचना महंगाई को लेकर की जाती है, आलोचना उन दावों को लेकर की जाती है जिन दावों के बारे में कहा जाता था कि जैसे ही बीजेपी सत्ता में आएगी तो बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन 100 दिन से ज्यादा का कार्यकाल हो चुका है, ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दिया। ये साफ तौर पर विरोधी दलों का कहना है। आलोचना इस बात को लेकर भी होती है, निशाना इस बात को लेकर भी साधा जाता है कि चुनाव में मोदी का असर देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, अलग अलग राज्यों में जो उपचुनाव हुए हैं, उनमें मोदी का असर देखने को नहीं मिला है। बीजेपी की जिस लहर की बात की जाती थी वो लहर देखने को नहीं मिली है। बिहार की बात की जाए, 10 सीटों पर चुनाव हुआ था, 10 में से सिर्फ 4 पर ही बीजेपी जीत पाई है। बात उत्तराखंड की जाए, 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ, तीनों की तीनों सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया। बात मध्य प्रदेश की जाए, वहां पर बीजेपी की सरकार है, 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ, 3 में से 2 पर बीजेपी जीती, 1 पर कांग्रेस कब्जा करने में कामयाब रही। कर्नाटक की बात की जाए, यहां पर बीजेपी के हाथ सिर्फ 1 सीट लगी। पंजाब में भी हालांकि उपचुनाव हुआ था, लेकिन वहां पर शिरोमणि अकाली दल 1 सीट जीत पाई और वहां पर कांग्रेस 1 सीट पर कब्जा करने में कामयाब रही। इसलिए सवाल खड़ा होता है कि जो लोकसभा चुनाव में मोदी की लहर देखने को मिली थी, वो विधानसभा चुनाव आते आते, हरियाणा का खासकर अगर जिक्र करें तो विधानसभा का चुनाव आते आते क्या वो लहर कम हो गई है या फिर उसका असर पूरी तरीके से खत्म हो गया है। इस पर मंथन ना सिर्फ बीजेपी कर रही होगी, इस पर मंथन कांग्रेस भी कर रही होगी, इनेलो भी कर रही होगी, हरियाणा में चुनावी मैदान में उतरने वाली तमाम पार्टियां कर रही होंगी, क्योंकि ये बहुत हद तक जरूरी है, ये बहुत हद तक रणनीति बनाने के लिए भी जरूरी है, ये बहुत हद तक अपने आप को आंकने के लिए भी जरूरी है कि एक फैक्टर नरेंद्र मोदी का भी दिमाग में रखा जाए। जब रणनीति बनाई जाए तो नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द भी अपनी रणनीति के सभी सूत्रों को पिरोया जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर प्रचार करने के लिए तो आएंगे ही। बीजेपी बार बार नरेंद्र मोदी का ही सहारा ले रही है, नरेंद्र मोदी के नाम पर ही विधानसभा के लिए भी प्रचार किया जा रहा है, बार बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ही जिक्र किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी से सवाल बार बार ये पूछा जाता है कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए लोगों ने वोट दी है, लेकिन हरियाणा में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। ऐसे में किस तरीके से दावा किया जा सकता है कि बीजेपी को नरेंद्र मोदी के नाम का सहारा मिलेगा। सवाल यहां पर यह भी है कि नरेंद्र मोदी सरीखा बीजेपी में आज की तारीख में राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई नेता नहीं है, यह बार बार कहा जाता है, और हरियाणा के मामले में तो यह कहा जाता है कि आसपास का कोई नेता निश्चित तौर पर नहीं है। ऐसे में जब नेतृत्व का अभाव अगर बीजेपी के अंदर कहा जाए, क्योंकि बीजेपी नरेंद्र मोदी के सहारे ही है, अगर नेतृत्व का अभाव बीजेपी में अगर हरियाणा में कहा जाए तो फिर नरेंद्र मोदी का केंद्र का नेतृत्व हरियाणा में बीजेपी की नैया पार कैसे लगवा देगा। सवाल कई सारे हैं और इन सवालों पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सवाल निश्चित तौर पर लहर को लेकर है, मोदी के जादू को लेकर है, बीजेपी की रणनीति को लेकर है, बीजेपी के नेतृत्व को लेकर है, और नरेंद्र मोदी के असर, जादू और रणनीति को लेकर दूसरे दलों के इर्द गिर्द भी ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र धीमान है, एग्जीक्यूटिव एडिटर हेमंत तहलका हरियाणा के। धीमान साहब स्वागत है आपका चर्चा में। रण सिंह मान मीडिया प्रभारी हैं कांग्रेस का, आपका भी स्वागत है मान साहब। बीबी सिंघल है बीजेपी के नेता है, आपका भी स्वागत है सिंघल साहब। बीबी सिंघल जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि जिक्र बीजेपी का हो रहा है, जिक्र नरेंद्र मोदी का हो रहा है, और उनके आसपास आपकी जो आज की तारीख में भी रणनीति घूम रही है उसी का जिक्र हो रहा है। किस तरीके से मानते हो, किस तरीके से देखते हैं विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का असर क्यों देखने को मिलेगा, क्यों बीजेपी की तरफ से आज की तारीख में भी ये दावा किया जा रहा है? ऐसा है महेंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का जो प्रभाव है
इलेक्शन से पहले भी देश में पूरा था, और जैसे 100 दिन की सरकार सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है और जो उसके नतीजे आने शुरू हैं, उसको देखते हुए मोदी जी का प्रभाव देश में और प्रदेश में दिन पर दिन बढ़ रहा है। इसके साथ साथ हरियाणा में किस तरीके के नतीजे, सर आप थोड़ा जिक्र करते चलिएगा, नतीजों की आप बात कर रहे हैं, असर की बात करें, किस तरीके के नतीजे आने लगे हैं? वैसे तो 100 दिन बहुत कम होते हैं किसी भी सरकार की वर्किंग को आकलन करने के लिए, ठीक है, पर फिर भी जिस तरह से कॉन्फिडेंस इकॉनमी के अंदर आया है, बाहर से निवेश की जैसे अपना समझौते हो रहे हैं, और महंगाई के ऊपर आपने जिक्र किया, सिर्फ सब्जियों की महंगाई इस सीज़न के अंदर जहां रेट 100 रुपये किलो तक छूते थे, 30-40 रुपये किलो तक सरकार उनको रोकने में कामयाब हुई है, और किसी भी चीज़ में कोई महंगाई का कहीं भी जिक्र नहीं आ रहा है। तो जो एक कॉन्फिडेंस और एक माहौल जो देश के अंदर बना है इन 100 दिन की वर्किंग के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए जो मोदी जी कदम उठा रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की वर्किंग है। से कहिएगा सर, महंगाई का जिक्र नहीं हो रहा है, महंगाई का मुझे मैं ऐसा लिहाज से दावा कीजिएगा, इस वक्त लाखों लोग आपको सुन रहे हैं। महेंद्र जी, मैं यही बात बहुत बार लोगों में चर्चा करता हूँ, आजकल रैलीज हो रही हैं, लोगों में जाना हो रहा है, महंगाई का एक टीवी के अंदर चर्चा जरूर है, मुझे ग्राउंड के ऊपर बताइए किस चीज़ के अंदर रेट बढ़ा है 100 दिन के अंदर। पेट्रोल का रेट हमने 7 रुपये लीटर के करीब कम कर दिया है, आने वाले दिनों में जो इस समय स्थिति बनी है 2 या 3 रुपये लीटर और कम करने जा रहे हैं। बारे में भी जिक्र किया, डीजल का भी जो है वो अपना किराया बढ़ गया है सर, सब्जियों का दाम अभी भी कम नहीं हुआ है सर, जिस टमाटर को लेके तो बार-बार आप लोगों को जिस कदर इस सीजन में रेट 100 रुपये किलो 100 रुपये किलो तक छूते थे इन दिनों में, वो रेट 30-40 रुपये तक कंट्रोल कर लिए गए हैं। जिस तरह प्याज को लेकर सरकार सक्रिय हुई, प्याजों के दाम 30-40 रुपये तक कंट्रोल कर लिए गए हैं। हम सबको याद है, हमने 100 रुपये किलो प्याज खरीद के खाया है जी। तो सरकार की जो परफॉर्मेंस है, जनता उससे उत्साहित है। और उसके साथ साथ मैं आपकी अपनी बात अभी पूरी कर लूँ, हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 10 साल में जो कांग्रेस का कुशासन रहा है, भ्रष्टाचार रहा है, बेरोजगारी रही है, क्षेत्रवाद रहा है, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के पास नेतृत्व की कमी नहीं है। हमारा शीर्ष नेतृत्व समय आने के ऊपर सीएम का पद भी डिक्लेयर करेगा। ये कहना बिल्कुल गलत होगा भी हमारे पर लीडरशिप नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं होता। बहुत बार इलेक्शन होने के बाद विधायक ही नेता अपना तय करते हैं, ये जरूरी नहीं होता इलेक्शन से पहले तय किया जाए। ये प्रथा नहीं है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और भी वक्त है हमारे साथ। रण सिंह मान जी, आपकी टिप्पणी चाहेंगे, क्या लगता है नरेंद्र मोदी का असर लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर देखने को मिला था, और कांग्रेस की जो हालत हुई है वो नरेंद्र मोदी का असर है? नरेंद्र मोदी तो विधानसभा चुनाव में भी कम से कम प्रचार के लिए तो आएंगे ही, क्या लगता है सर अब भी देखने को मिलेगा? कांग्रेस पार्टी बहुत मन से स्वीकार कर चुकी है पार्लियामेंट के चुनाव के बाद में कि हमने, जनता ने हमारे पे हम विश्वास किया, और एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी की जो छवि जिस तरह से बनाई गई, उनको लोगों का अपार जन समर्थन मिला। नतीजे इस बात की पुष्टि करते हैं। हम जनमत का जो है वो बिल्कुल स्वीकार करते हैं उनके फैसले को, लेकिन उसके बाद किसी भी राजनीतिक दल को या उसके नेतृत्व को यदि लोग समर्थन दे रहे हैं तो वो कुछ न कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे होते हैं जो उसके दिल को छूते हैं, और उस आधार पर एक मतदाता अपना फैसला लेता है। सभी जानते हैं कि जो पहला मुद्दा था, जब भी महंगाई का कोई जिक्र आता था तो बहुत आरोप लगते थे कांग्रेस पे कि बिल्कुल विफल रही, और मुझे पता नहीं क्यों सिंघल जी ये स्वीकार नहीं कर रहे कि महंगाई पर रोक लगाना तो दूर की बात, अलबत्ता महंगाई बढ़ी। और जो जहाँ तक तेल की कीमतों का सवाल है तो बिल्कुल ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, वो उसके साथ अटैच किया हुआ है। और जब भी कांग्रेस बढ़ाती थी तो शोर मचाते थे, या घटते थे तो इसकी कोई प्रशंसा नहीं करता था। इसको सरे लेने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, चाहे भारत में किसी की भी सरकार बने, जब तक नीति नहीं बदलती, ये एक व्यवस्था कायम हो गई कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ कीमतें उसके हिसाब से कीमतें बढ़ती। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें, कच्चे तेल की कीमतें नीचे आएंगी तो निश्चित रूप से भारत में भी वो कीमतें सरकार, ये कंपनियां हैं वो उसको कम करती हैं, कंपनियां कर देती हैं। अब रही बात दूसरी, बहुत जो प्रचार था, कुछ प्रचार मीडिया में था तो कुछ पर्सन टू पर्सन था, व्यक्ति से व्यक्ति तक, कि यदि नरेंद्र मोदी को लोगों ने विश्वास किया, उनकी पार्टी पर विश्वास किया, तो किसी तरह की जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको पनाह देने वाले, उनको मदद करने वाले किसी भी रूप में हो, और सीमा के ऊपर ये यदि नरेंद्र मोदी जी आए तो उन सबको बिल्कुल
सीधा कर देंगे, कोई गुंजाइश नहीं बचेगी और न पाकिस्तान हिम्मत कर पाएगा, न चाइना हिम्मत कर पाएगा। और देश में भी उनको यदि मददगार है कोई पनाह देने वाले को, उनको बिल्कुल मीटे में मिला दिया जाएगा। ऐसा प्रचार था। इनमें से कोई भी बात नहीं हुई। तो इसका नतीजा ये हुआ, और खुद अमित शाह कह रहे हैं, उनकी पार्टी के प्रधान ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जादू जो है, उनका असर है वो कम हुआ है। और उत्तराखंड में और 3 राज्यों में जो विधानसभा के उपचुनाव हुए तो उनमें ये बात साफ निकल करके आई। तो वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। तो और रही बात हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये जो बहस है आज ये हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्यों किसी को नहीं कर पा रही है, जबकि परंपरा रही है। पड़ोस में दिल्ली में भी उन्होंने किया और राजस्थान में भी किया, गुजरात, सब जगह देश में, मतलब पिछले कई सालों से 10-12 साल, इनके 15 साल के इतिहास को यदि आप पीछे देखेंगे तो चाहे वो प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी का सवाल हो और चाहे राज्य में मुख्यमंत्री का हो, वो अपने कैंडिडेट को आगे लेकर के चलते हैं। यहाँ निश्चित रूप से लैग कर रही है, यानी वो उसमें है नहीं है, कोई नेता ऐसा नहीं है जिसके ऊपर पार्टी ये भरोसा कर सके कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये चेहरा भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व देगा। उस कमी की वजह से नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया जा रहा है, अन्यथा अब तक कोई भी आदमी उसको आगे किया जा सकता था। ये कमी है और ये कमी मेरे को आगे भी रहती जी। लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम भी तो बीजेपी इसलिए आगे कर रही है कि लगता है इससे फायदा हो सकता है। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी, जो माहौल लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला, उसका असर भी क्या विधानसभा के चुनाव में हरियाणा में देखने को मिल सकता है? और बीजेपी जिस सहारे की आस लगाए हुए बैठी है, उस सहारे को लेकर सत्ता की दहलीज तक पहुंच सकती है? देखिए, जब कोई चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का हो और चाहे विधानसभा का हो, उस चुनाव से पहले की परिस्थितियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कि कई बार तो ऐसा होता है कि पूरे चुनाव के दौरान कोई और बिंदु चल रहा होता है और चुनाव से बिल्कुल 2 दिन पहले कोई ऐसा बिंदु बन जाता है, कोई ऐसी बात, एक ऐसा इशू पूरे देश या प्रदेश में बन जाता है जिसके बलबूते सारे के सारे जो मतदाता है वो लहर में उसमें बह जाते हैं। 10 अप्रैल 2014 को जब लोकसभा के चुनाव हरियाणा में हुए थे, उससे पहले की जो लहर पूरे देश में थी, उसमें हरियाणा भी बहा था। और उस वक्त देश की जो यूपीए की 10 साल की सरकार थी, उसके खिलाफ एक माहौल खड़ा हो गया था और सब लोगों को ये लग रहा था, चाहे वो बीजेपी का वोट बैंक था और चाहे वो नहीं था, जिन्होंने कभी पहले किसी कांग्रेस को वोट देते थे या किसी दूसरी पार्टी को वोट देते थे, वो लोग भी केवल इसलिए मोदी की सरकार को बनाने में उन्होंने अपनी वोट का इस्तेमाल किया, जिसका वोट परसेंटेज इस बात का गवाह है कि देश में जो महंगाई बढ़ रही है, हाहाकार मची हुई थी कि उस महंगाई को वो कम करेगी। एक बात। दूसरा, हमारे जो देश के लोग हैं, जिसमें हरियाणा के लोग वासी भी शामिल हैं, देशभक्ति के ऊपर बहुत इमोशनल है, इमोशनल अटैचमेंट है। और उन दिनों इस प्रकार की घटनाएं हुई थी, हमारे 2 सैनिकों के जो सिर काट लिए गए थे, वो घटना को उसका एकदम से, हालांकि उसको पॉलिटिसाइज नहीं किया बीजेपी ने भी, लेकिन लोगों के मन में लगा कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो हमारे देश के जो संबंधों पे जो पाकिस्तान जो हमला बोल रहा है, जो हमारी सीमा पे जो हमला बोल रहा है, उसको कहीं कड़ा जवाब दिया जा सकेगा। तीसरा बिंदु जो महंगाई का, जैसे मैंने बिंदु बताए थे, एक स्थायित्व की सरकार देते देते जो ₹1 का जो डिटेरिएशन हुई थी डॉलर के मुकाबले, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा भी था कि उसकी कीमत ऐसे बढ़ रही है जितनी हमारे प्रधानमंत्री की उम्र बढ़ती जाती है, उस तरीके से ऐसे 3-4 विषय ऐसे जोड़े थे जिसकी वजह से लोगों ने कहा था कि हाँ, अब हमने यूपी की सरकार को हटाना है और नरेंद्र मोदी की सरकार को बनाना है। क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित हो चुके थे, इसलिए बीजेपी की बजाय लोग कहते थे कि हमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन वो अब 10 अप्रैल के बाद जब 16 मई को चुनाव परिणाम आए और 25 को जब सरकार बन गई, 25 से लेके और आज तक कुछ परिस्थितियों में बदलाव हुआ है। और हरियाणा के संदर्भ में, क्योंकि अब हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो रहा है जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, हरियाणा में भी उस राजनीतिक माहौल में परिवर्तन हुआ है। नंबर 1, बीजेपी अपनी उस परंपरा को ना निभाते हुए अभी तक, हो सकता है जैसे सिंघल साहब ने एक इशारा आज किया है कि हाँ, हम मुख्यमंत्री के कैंडिडेट का नाम भी ऐलान कर सकते हैं, आज इशारा किया है। पहली दफ़ा ऑफिशियली इन्होंने एक इशारा किया है बीजेपी के नाते, जो अभी तक लग रहा था कि बीजेपी को कांग्रेस ने, और खासकर एमपी जो हैं दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के एकमात्र जो एमपी बने हैं इस एरिया से, काफ़ी एरिया से, उन्होंने भी कहा था कि चुनौती देता हूं बीजेपी को कि वो अपने मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करें। एक तो ये कि बीजेपी का कैंडिडेट वो हमारे हरियाणा के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट और बातें हैं। जैसे जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, बीजेपी के साथ हज़का का गठबंधन था। आज
दोनों पार्टियों के नेता कुछ भी कहें कि उनकी पार्टी ने या उनके वर्करों ने उनके नेताओं को या उनके उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया या उनके वर्करों ने उनके मतदाताओं ने उनके उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया है। वास्तविकता यही है कि जो हजका का वोट बैंक था पिछले विधानसभा चुनाव में, वो वोट बैंक कहीं ना कहीं वो बीजेपी के उम्मीदवारों को मिला था। आज हजका अलग है। एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, दूसरा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है जो अभी तक अपने बलबूते पे बीजेपी सरकार बनाना चाह रही है और जिसपे उसका वो वाजिब भी है, क्योंकि 52 विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा का जब चुनाव परिणाम आया तो उसमें बीजेपी अकेले अपने दम पे लीड पे किया है 52 विधानसभा क्षेत्रों में, जो 7 इनके एमपी बने हैं। आज उसके दम पे जब ये उत्साह की बात कर रहे थे हम, अकेले जिसकी वजह से इन्होंने हजका के साथ गठबंधन तोड़ने का, मतलब खुद नहीं तोड़ा हजका ने, लेकिन परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी कि हजका का गठबंधन टूट जाए। अकेले जब ये पार्टी सत्ता में हासिल करने के लिए चुनाव में जा रही है, उस स्थिति में इनके एक बड़े नेता हैं, वो बहुत सम्मानीय है, मैं भी उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, क्योंकि जब वो केंद्रीय राज्य मंत्री थे मैं तब से उनके संपर्क में, ID स्वामी, उनका बयान आया है कि हम विधानसभा के चुनाव के बाद जरूरत पड़ी तो हम इंडियन नेशनल लोकदल का साथ ले सकते हैं। ये एक कहीं ना कहीं इस बात को कमजोर करता है, तमाम स्थितियां बनी है और बदल रही हैं धीरे-धीरे। और इनेलो का आपने जिक्र किया है, इनेलो के प्रवक्ता भी दलबीर भारती हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भारती जी, स्वागत है उन तहलका हरियाणा पर आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। भारती जी, आपकी टिप्पणी चाहेंगे, नरेंद्र मोदी का क्या असर हरियाणा में देखने को मिलेगा? और इस बात का भी जिक्र आप निश्चित तौर पर कीजिएगा कि आप लोग भी बड़ी तारीफ करने वालों में से हैं नरेंद्र मोदी की सरकार को समर्थन आप लोगों ने भी दिया है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हमने समर्थन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु वो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र में एक मजबूत सरकार बने, उन परिस्थितियों में। और यूपीए की सरकार का जो भ्रष्टाचार और जो कमियां थी उसके मुकाबले में जो नरेंद्र मोदी जी से जो उम्मीदें थी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनके देश को संभाले, इसलिए हमने जो है राष्ट्र स्तर पर या केंद्र की सरकार को हमने समर्थन दिया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। परंतु जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में नरेंद्र मोदी जी की कोई भी लहर या कोई आंधी चलने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हरियाणा के अंदर स्थानिक मुद्दे हैं। हरियाणा में जो भी पार्टी का राज है या जो जिस पार्टी का राज रहा है या जो आने वाले समय के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार आए, किसानों के हितों की बात करे, इसलिए हरियाणा की राजनीति जो है वो टोटली सेंटर की राजनीति से अलग है। और आज के दिन तो जो भी अगर कोई लहर है, भारती जी बीजेपी तो ये कहेगी ना कि नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, फिर आप लोग क्या आलोचना करेंगे इस बात की? नहीं, अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार अच्छा काम कर रही है तो वो सेंटर में सरकार का काम उनका अच्छा चल रहा है, तो फिर ये लोग तो कह रहे हैं कि ऐसा ही काम हम लोग हरियाणा में भी करेंगे। नारा भी है इनका, देश बदला है प्रदेश बदलेंगे। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। जब नरेंद्र मोदी जी की गुजरात में सरकार थी, 10 साल उन्होंने जो अपने जो जिस मत की वो विकास की बात करते हैं, तब सेंटर में दूसरी सरकार थी। तो राज्य के अंदर और सेंटर के अंदर एक ही सरकार रहे उसके जरूरी नहीं है, ये हरियाणा के लोग भी जानते हैं। उल्टा सरकार के केंद्र की सरकार पर कुछ जरूरी अंकुश भी रहे, इसलिए जरूरी है, हरियाणा के लोग समझते हैं। और हरियाणा के लोगों का पूरा मन बन चुका है कि वो अभी दलबीर भारती जी द्वंद्व नहीं हो गया इनेलो के भीतर ही इस बात को लेके कि खुद नरेंद्र मोदी भी अगर आएंगे तो वो भी तो कहेंगे ना कि जिस तरीके का काम मैं केंद्र में बैठ के कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि हरियाणा में भी इसी तरीके का काम हो, इसलिए बीजेपी को जितवाइए। नहीं, हरियाणा केंद्र की बात जो होती है, जहां तक होती है, वो नेशनल लेवल के अलग मुद्दे होते हैं, और जो स्टेट का विकास है, राज्य का विकास है, वो राज्य सरकार पर निर्भर करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो गुजरात के अंदर मोदी जी विकास नहीं कर पाते, जिस विकास के आधार पर वो प्रधानमंत्री बने हैं या जिसकी बात करते हैं। हरियाणा का विकास जो है, हरियाणा का कोई नेता जो किसान नेता है या जो गांव-गांव को जो जानता है, हरियाणा के का जन आधार हो जिसका, जैसे कि हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का, वही हरियाणा का विकास कर सकता है, ये लोग जानते हैं। जी दलबीर जी बने रहिए हमारे साथ, वक्त और चाहेंगे आपका। किस तरीके से देखा जाए बीबी सिंघल जी, जो इनेलो की प्रतिक्रिया आ रही है और इनेलो किस तरीके के द्वंद्व में थोड़ी फंसी दिखाई दे रही है, इसका भी आप लोग इस तरीके से देखेंगे कि नरेंद्र मोदी तो इस तरीके का काम कर रहे हैं, या नरेंद्र मोदी का असर इस तरीके का है कि विरोधी भी विरोध नहीं कर रहे हैं? महेंद्र जी, पहले इनेलो का मैं जवाब दूं, उससे पहले मान साहब ने जो 2-3 विषय उठाए थे, मैं उन पर चर्चा करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। पेट्रोल की कीमतों के बारे में इन्होंने जिक्र किया भी इंटरनेशनल प्राइस से लिंक है, उसका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं ये बात यहाँ ध्यान में लाना चाहूँगा, इसमें कोई शक नहीं है पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ लिंक है,
पर जो एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो महत्वपूर्ण फैसला लिया, पहले पेट्रोल जो है अरब कंट्री से खरीदा जाता था, जिसकी पेमेंट हमें डॉलर में करनी पड़ती थी। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये फैसला लिया भी हम पेट्रोल ईरान से खरीदेंगे। ईरान की जो पॉलिसी है वो जो खरीदार कंट्री है उसकी करेंसी में वो पेमेंट को एक्सेप्ट करता है, जिससे सीधा 6% की कीमत में पेट्रोल की कमी आई। ये छोटी छोटी जो फैसले हैं उनसे बहुत प्रभाव पड़ रहा है, खाली सिर्फ इंटरनेशनल प्राइस की बात ही नहीं है। दूसरी बात मान साहब कर रहे थे पाकिस्तान की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार का भी शायद जिक्र किया था। पाकिस्तान का जहां तक तल्लक है, कूटनीति के अंदर इतना सख्त जवाब आज से पहले कभी भी पाकिस्तान को नहीं दिया गया। जब सेक्रेटरी लेवल टॉक से पहले पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने यहाँ दिल्ली में अलगाववादी नेताओं से बात की और जिस किस्म से और जितना सख्ती से ये मैसेज उनको दिया गया और वार्ता को कैंसिल किया गया, ये आज तक कूटनीति में इंडियन इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुआ। दौरान हमने ये भी देखा है बातचीत ही नहीं थी, बातचीत तक बंद कर ऐसा बातचीत वो दौर देखा है। नहीं बातचीत तो कम से कम हो रही थी, बातचीत हो रही थी, पर ये दोनों चीजें बंदूक और दोनों चीजें बात नहीं साथ साथ चल सकती। और दूसरी जो चीज है अपना बॉर्डर के ऊपर जब पाकिस्तान ने दुस्साहस किया फायरिंग करके हमारे कुछ गाँव के ऊपर की, जिस किस्म से निर्देश सारे मीडिया में और सब हम लोग उससे वाकिफ हैं, जिस किस्म से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, ये आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। हम इन तथ्यों को इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी जहां तक अभी इनेलो की बात आ रही थी, सर बात तो वही ना, रुका तो नहीं ना, सीज फायरिंग नहीं रुकी है सर। जो उनका जो होता था वो आज भी हो रहा है। जो पाकिस्तान असर बताइए ना कि इसमें असर जो पाकिस्तान का जो वॉल्यूम था बिल्कुल कम हो चुका है। जहां कहीं 15-15, 20-20 गांवों पे लगातार फायरिंग हो रही थी, मोटर शेल चल रहे थे, बिल्कुल नहीं। उसके बाद कंट्रोल हुआ जब हम लोगों ने जवाब दिया। सरकार की तरफ से ये निर्देश थे भी पूरा अप्रोप्रिएट उनका रिस्पॉन्स किया जाए, उसके बाद वो चीजें रुकी हैं। नहीं, ऐसी स्थिति तो फिर हमने पहले भी नहीं देखी है कि पाकिस्तान कुछ भी करता रहे और खासकर फायरिंग के मामले में ऐसा दिया ही नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इतना खुला जो है मतलब निर्देश जो है सेना को भी अप्रोप्रिएट जवाब दिया जाए, ऐसा निर्देश पहले कभी भी नहीं आया। जी, इनेलो की भी एक टिप्पणी आई थी, ब्रेक के लिए रुकेंगे, फिर उसके ऊपर भी आपकी टिप्पणी जरूर लेंगे। ब्रेक के लिए रुकते हैं।